वेलकम स्टूडेंट्स। जो छात्र 2026 में कक्षा 12 में बोर्ड में शामिल होने जा रहे हैं, ये हिंदी का पेपर उनके लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है। देखिए, प्री बोर्ड से आपको बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी और प्री बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी। एक ही मैंने पेपर में बहुत कुछ भर दिया है। देखिए, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, लेखक जीवन परिचय, कवि जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, केवल 10 मिनट के वीडियो में आप सब सीख जाएंगे। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले बहुत अति महत्वपूर्ण मैंने जो है ये बहुविकल्प प्रश्न रखे हैं। आप इनको देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी रचना है? सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए, इसमें 4 रचना है। इसमें जो है सिद्धराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 है। पहला 1943, फिर 8 जोड़ दिए 51, फिर 59 और फिर जो है इसमें 20 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से चारों के चारों तार सप्तक जो है तुम्हारे तैयार हो जाएंगे और ये आगे इसके प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है मैंने पहले बताया था 59 है। फिर देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है कितनी है? 15 है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संग, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से इसमें 15 सर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुविधानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसू के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, सभी को पता है, वैसे आपको पता होगा, सूरदास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? किसकी है? ये हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे की है। फिर नंबर 9 पे चलते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, किसको कहा है? देखिए, 4 उत्तर है इसके अंदर। इसके अंदर सुविधानंद पंत जी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्मिला विरह का वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो ये जो है इसमें 9 सर्ग में है। फिर देखते हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक है, तो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ये इन्होंने लिखा था। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और ये लाला श्री निवास दास ने लिखा था 1882 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। आवारा मसीहा के लेखक है। आवारा मसीह के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। शरद चंद्र पे लिखा हुआ है। ये देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, तो ये हंस जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने काशी से ये था संपादित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु क्या है? नाटक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो इसके जो बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक है। कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक है, कौन है? ये अगे जी है इसके लेखक भी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये देखे, ये द्विवेदी युग के लेखक है। ये 20 मैंने बहुकल्प क्वेश्चन रखे हैं और इनमें से आपको बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे छात्रों। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और महत्वपूर्ण गद्यांश अति महत्वपूर्ण रखे गए। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप है ये, और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल है। और ये देखो, जन का प्रवाह अनंत होता है, ये आप ये अच्छी प्रकार से देखिए। फिर देखिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं इनके। पहला क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है? तो मैंने यहाँ उत्तर भी लिख रखा है, आप इसमें से आपको आराम से मिल जाएगा। तो जन का प्रवाह कैसा है? अनंत है, ये देखो लिखा हुआ है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश का शीर्षक व लेखक का नाम बताइए। देखो, ऊपर मैंने इसका शीर्षक लिखा हुआ है, और देखिए राष्ट्र का स्वरूप, और इसका लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर तीसरा देखते हैं, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? उसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ भी मैंने लिख दिया था, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्र निवासी जन किसके साथ समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां पर अंडरलाइन हो ये रेखांकित अंश है। तो इसमें देखिए मैंने लिखा, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उनके उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक युक्ता बनाए हुए। मतलब कोई सा भी अगर आ जाए,
इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर बाई दी हुई कुछ और भी आ जाता है तो उसमें भी लिखने का तरीका हम जो है, पहला क्वेश्चन जैसे ये है तो पहली लाइनों में उसका उत्तर होता है, फिर अगला क्वेश्चन है तो उससे आगे आगे देखते चले जाए, उनसे मिलते जुलते वर्ड जिसमें है वो हमारा उत्तर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए छात्रों, ये भाषा और आधुनिकता का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अनेकों बार आया है। देखिए आप पहले इसको पढ़िए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये पढ़ने के बाद नीचे उत्तर, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, मैंने इनको हल कर रखा है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में हमने देखिए प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की गति के साथ जुड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृति की परंपरा निःशर्त होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों? तो भाषा कहाँ का अंग है? संस्कृति का अभिन्न अंग है। आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए फिर भी मैंने नीचे लिख दिया है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? देखो दोस्तों, भाव योजना को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। पहला क्वेश्चन पहली लाइन में मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरी लाइनों में, तीसरा क्वेश्चन तीसरी और चौथी लाइन में। ऐसे हम जो है अंदाजे से भी कर सकते हैं इनको, आपका एकदम हल हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन वाले की इसकी दे रही है, देखो ये देखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं संस्कृति की रचना क्योंकि परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति की भी गतिशील होती है, इसकी गति भी विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी रहती है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निंदा रस हरिशंकर परसाई का। देखिए निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। तो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए, इनके मैंने उत्तर भी लिख दिया, ये भी आप देखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक तो आपको पता ही है, निंदा रस है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निंदा रस नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? तो जैसे जैसे व्यक्ति की कर्महीन होता है, मतलब काम करना छोड़ देता है, वैसे वैसे उसे निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर निंदा रस का उद्गम कब होता है? उत्तर है, निंदा रस का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ईर्ष्या द्वेष निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है, कठिन कर्म, हार्ड वर्क। ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए आवश्यक है। फिर देखिए अंडरलाइन जो है उनकी व्याख्या करनी है। ये देखिए मैंने व्याख्या करके, निंदा की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लेखक कहता है कि मनुष्य के हीन भावना और उसकी कर्महीनता से ही निंदा का जन्म होता है। जब व्यक्ति में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है तब वह आलसी हो जाता है और उसकी कर्म शक्ति क्षीण होती जाती है। तब वह निंदा का आश्रय लेकर स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है और अपनी हीनता को छिपाने का प्रयत्न करता है। जो अंडरलाइन है इनका हेर फेर करके उल्टा सीधा करके इनका अर्थ लिख देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो मैंने 3 गद्यांश आपको बताए हैं, ये 3 अति महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लेना, इनमें से ही आएगा। देखो छात्रों, प्यारे छात्रों, मैंने आपके लिए ये पद्यांश भी बहुत चुनिंदा जो है पद्यांश है वही आपके लिए रखे हैं। देखिए ये पवन दूतिका सा है और इसके जो है रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन ओ ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी कुंज मंजू कुंज मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जा न विश्राम लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो राधा किसके द्वारा? पवन दूतिका के, यानी कि पवन के हवा के द्वारा संदेश भेज रही है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। कृष्ण कैसे हैं? नवीन मेघ जैसे नए बादल होते हैं, जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या की है। रेखांकित दोस्तों ये है, देखिए राधा पवन से कहते हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले
श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और वहां से न कोई संदेश भेजा। ये इसका है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। मैंने पहले बता दिया, पाठ का शीर्षक पवन दूती का और कवि का नाम है अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओद। देखो छात्रों, ये देखिए गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। देखो, निरख सकी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का तब मन से सरसाए सर सरसाए, घूमे वे इस और वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लोई अश्रु अर्ध्य भर लाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो जो है आपको मैंने ऊपर भी दे दिया है और यहाँ बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है। हंस के उड़कर आने में वियोगिनी उर्मिला को वन में प्रियतम के घूमने का आभास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है इसमें, तो रंजन शब्द जो है प्रियतम अर्थात लक्ष्मण का संबोधन है। देखो, बंदूक को अधर के समान क्यों कहा है, बंदूक जो है दोपहरे का फूल होता है और वो लाल होता है, तो इसलिए बंदूक लाल रंग का होता है, लक्ष्मण के ओष्ठ भी लाल रंग के हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, ये लिखी है, विरहिणी उर्मिला कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता सरोवर कमल के फूलों से खिल उठी है, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। वहां वन में प्रीतम घूम रहे होंगे और उसे उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए हंस उड़ करके यहाँ गए। ये विरहिणी जो है बता रही है अपने लक्ष्मण जी के विषय में। देखो मित्रों, ये जो है कई बार आया हुआ है। अभिनव मनुष्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान में क्या जो है विज्ञान के चमत्कार है और क्या उसके विज्ञान का जो है हानि है, उसके बारे में बताया है। देखिए, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार। देखिए क्वेश्चन देखिए, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक ये ऊपर लिखा हुआ, कवि का नाम लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हानिकारक, हिंसक और विनाशकारी हो सकता है। पूरे पद में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार दिया हुआ है। जहां जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसकी धार बड़ी तीखी है, तो विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन है इसकी व्याख्या करनी है। देखो कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत करते हुए कहता है कि विज्ञान व्यक्तियों को नए नए उपकरण दे रहा है, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र सुविधा उपलब्ध कराई है, साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव की विनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए कवि विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों को त्यागने के लिए कहता है। ये तीन जो है मैंने पद्यांश आपके लिए छांट कर रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो छात्रों, ये चार कै है, क्वेश्चन नंबर 4 का कै, लेखक जीवन परिचय। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका देखिए जीवन काल 1919 में जन्म हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के, और इनकी जीवनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं शोर्ट में पढ़ता हूं, आप इसको यहाँ से अच्छी प्रकार देख लें। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार थे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत प्रभावशाली है। जीवन, डॉक्टर रेड्डी का जन्म 1919 में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेलुगु और संस्कृत में हुई, परंतु उन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी में ही प्राप्त की। वे आंध्र
विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में बहुत समय तक अध्यक्ष पद पर रहे। साहित्यिक योगदान, डॉक्टर रेड्डी ने हिंदी की अनन्य सेवा की। उन्होंने अपने निधन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये भाषाएं हैं इनके। और देखिए कृतियां, अब कृतियां देखिए इनके, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध, तेलुगु दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये संपादित अंग्रेजी में। मृत्यु इनकी 2005 में हुई। और ये हिंदी साहित्य में उनका जो है स्थान आप अच्छी प्रकार से देख लेंगे। ये देखिए दूसरी इंपोर्टेंट जीवनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो जीवन परिचय देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबेगा छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। इन्हें ज्योतिष और संस्कृत शिक्षा का उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इन्होंने विश्व विख्यात शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की। उपाधि, सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। मृत्यु 19 मई 1979 को ये स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक योगदान, देखो साहित्यिक योगदान होगा। फिर देखो इसने रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटुज, आलोक पर्व आदि। देखिए आलोचना इतिहास साहित्य लिखा, सूरदास कबीर साहित्य, कॉमर, देखिए उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा आदि। संपादन इनका करा, देखिए अनुदित रचना ये है और साहित्य में स्थान ये है। इस प्रकार देख ले गई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे छात्रों, तीसरी जीवनी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ये भी हर बार आती है। आप इसको जो है अच्छी प्रकार से देख लीजिए। मैंने जो है शॉर्ट में भी लिख रखा है, देखिए इसमें बिंदु। जन्म सन 1904 ईस्वी, मृत्यु सन 1967 और जन्म स्थान मेरठ है, मृत्यु जो है स्थान वाराणसी है। और जो है कृतियां भारत की एकता, मातृभूमि। देखिए इनका जो है फिर जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति के अन्य उपासकों में से एक थे। वे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित रहे। वे गंभीर दृष्टि वाले साहित्यकार थे। डॉक्टर अग्रवाल हिंदी के मनीषी साहित्यकार थे। उनका निबंध साहित्य हिंदी जगत की अमूल्य निधि है। देखिए नीचे फिर जो है विस्तार से लिख रखा है, इसको आप अच्छी प्रकार देख लीजिए। 1904 मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में शाहजी लाला झब्बालाल जो है इनके बाबा थे। और काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत पर इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन साहित्य संस्कृति का गहन अध्ययन किया। अग्रवाल जी ने लखनऊ तथा आगरा, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा हिंदी के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष पद तथा आचार्य पद पर कार्य किया। मृत्यु इनकी देखिए ये है। फिर साहित्यिक परिचय है, फिर कृतिबाजी, ये पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति आदि। ये देखिए संपादन जयश्रीकृत, पद्मावत, संजीवनी व्याख्या। इसके अतिरिक्त पाली, संस्कृत, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। हिंदी साहित्य में स्थान, ये मैंने आपको छात्रों 3 जीवनी बताई है और तीनों ही जीवनी ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से अवश्य ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ख, वो 5 कहता है, ये 5 ख है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी जीवनी अति महत्वपूर्ण है। ये देखो स्मरण बिंदु ऐसे लिख देंगे। जन्म सन 1865 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, मृत्यु सन 1945। पिता पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता रुक्मणी देवी। मुख्य रचनाएं जो मेन है, प्रिय प्रवास, रस कलश। फिर देखो इस प्रकार से इनका थोड़ा सा लिख देंगे और फिर आगे जीवन परिचय जो इसमें लिखा, इसे बढ़ा चढ़ा करके आगे लिखते चले जाते हैं। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, इनके माता पिता कौन थे, ये लिख देते हैं अच्छी प्रकार से। क्वींस कॉलेज में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है काले पेन से लिख देंगे। और अंग्रेजी फारसी इन्होंने घर पर ही सीखी और संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने कानून गो की परीक्षा भी पास की और उन्नति करके सदर कानून तक पहुंच गया। हरिओ जी कानून गो के पद से अवकाश प्रकाश प्राप्त करने के पश्चात अवैतनिक यानी कि बिना तनख्वाह के रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक रहे। हिंदी जगत में उन्हें
सम्मान देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन में सभापति बना गया। देखो ये जो उनको प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास उनका जो है बहुत महाग्रंथ है, ये आधुनिक काल का महाग्रंथ है। मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक प्राप्त भी हुआ, सन 1945 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का जो है महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। आगे देखिए इनकी रचनाएं ये लिखी है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रसकलश, चौके चौबते। आलोचना ग्रंथ ये है, इनमें से एक आधा कोई लिख देगा। उपन्यास में से तीन चार इन्होंने उपन्यास लिखे, एक दो कोई देखे। नाटक ये है और हिंदी में स्थान ये है। इस प्रकार से हमारी जो है अजय सिंह उपाध्याय की जीवनी कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये मैथिली शरण गुप्त जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने जो है इस बॉक्स में ये इनका जो है स्मरण बिंदु लिख दिया है। जन्म सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, और मृत्यु सन 1964 ईस्वी। पिता सेठ रामचरण गुप्त। मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जय भारत आदि। इस प्रकार से फिर जो है इनकी जो है यहाँ पे ये लिख दी जाएगी। फिर जीवन परिचय में इसी को बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे। ये देखिए मैंने जैसे लिखा है। और जो है गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी की प्रेरणा से अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक कृति की रचना की। 1912 में लिखी गई थी और इसे अंग्रेजों ने कुछ भाग को जब्त भी कर लिया था। निरंतर काव्य साधना और राष्ट्रीयता ने इनको इतना ऊंचा उठा दिया कि आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। उनके साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। भारत सरकार ने 1954 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। यह सरस्वती पुत्र सन 1964 में स्वर्गवासी हो गए। कृतियां जो मेन है भारत भारती है, साकेत है, पंचवटी खंड काव्य है। अन्य रचनाएं ये है, इनमें से कोई जो इतनी याद रहती है वो याद कर लेना। और हिंदी साहित्य में स्थान, गुप्त जी खड़ी बोली के निर्माता उन नायकों में से थे। उनका काव्य आधुनिक भारत का सच्चा दर्पण है। गुप्त जी काव्य में भाव और कला का मणिकांचन संयोग है। उनकी कविता में भारत की सच्ची आत्मा मुखरित हुई है, इसलिए गुप्त जी सच्चे अर्थों में राष्ट्रकवि है। तीसरी इंपॉर्टेंट जीवनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। देखिए स्मरण बिंदु होगी, सन 1889 में इनका जन्म हुआ, काशी में जन्म हुआ, मृत्यु 1937 में हुई। पिता देवीदास साहू। और मुख्य रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू लहर, कानन कुसुम, चित्राधार आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फिर इसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे लिख देते हैं। और देखिए इनके बड़े भाई कौन थे, वो शंभू रतन जी थे। इनका पालन पोषण सर्वप्रथम प्रसाद जी को जो है किया। कवींस कॉलेज में प्रवेश दिला गया, परंतु वहां पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, इसलिए इनके बड़े भाई ने घर पर ही इन अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी का की शिक्षा का प्रबंध किया। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। दुर्भाग्य 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई भी इस संसार से चले गए। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात समस्त परिवार का बोझ भी प्रसाद पर आ गया। उनको जीवन भर जो है विषम परिस्थितियों और कष्टों में संघर्ष करना पड़ा, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया। काल रूपी सर्प ने इनके शरीर को क्षय रोग से ग्रसित कर दिया। यह पवित्र आत्मा शंकर का प्रसाद तो थी ही, और 15 नवंबर सन 1937 को काशी में इस नश्वर संसार से शंकर के प्रतिमा के समक्ष ही चल बसी। देखिए करती महाकाव्य कामायनी है जो शायावाद का महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गुरुस्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ। निबंध संग्रह जो है बहुत सारे अन्य निबंध है। काव्य कला तथा निबंध है। कहानी, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि। और ये उपन्यास ये है इंपॉर्टेंट, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। अन्य रचनाएं ये है। और हिंदी साहित्य में स्थान ये आप देखिए अच्छी प्रकार से। और इन तीनों जीवनियों को बढ़िया प्रकार से तैयार कीजिए, इनमें से एक या दो जीवनी लाजमी आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहानी का है। पंचलाइट जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। ये सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट में पेट्रोमैक्स जो जलाने का जो है एक स्टोव होता है, उसकी कहानी है ही गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। कथाकार ने इसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है और सभी परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे हुए हैं, जिसका जीवन चित्रण रेणु जी ने किया है। देखो आवश्यकता किस प्रकार से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। देखिए
पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। देखिए गांव वाले किस प्रकार से जो है पंचलाइट को खरीदते हैं। फिर जो है इसमें जो है पेट्रोमैक्स को जलाने की समस्या दी है आगे। अगला हेडिंग जो है टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। गुल्ली देखे, ये आप पढ़े ना अच्छी प्रकार से। गुल्ली काकी की बेटी मुन्नी गोधन से प्रेम करती है और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुन्नी ने अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना सिंपल सी कहानी है, और देखो किस प्रकार से उन्होंने ताना बाना मुन रखा है कि पंचलाइट जो है वह जलाना आता नहीं था, और वो गोधन ने किस प्रकार से जलाया। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुल्ली काकी गई। गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पीड के अभाव में गरी नारियल से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलते ही महतो टोली में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय की, जय ध्वनि की। पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जलाया उससे सभी प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोगों का मैल दूर हुआ। सरदार ने गोधन को बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुल्ली काकी ने गोधन को खाने पर बुलाया। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी की ओर देखा, उसने अपनी पलकें झुका ली। देखो इसमें सीधी स्पष्ट कहानी है कि जो है पंचलाइट जो है वो गांव में जो दंड गांव वाले पंचायत ने जो दंड के व्यवस्था करके उससे दंड का पैसा इकट्ठा होता है, उससे पंचलाइट लेकर आते हैं। और पंचलाइट किसी जलाना नहीं आता, जिसको जो है पंचायत ने बाहर कर रखा था गोधन को, उसको जलाना आता है। फिर उसको जो है पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाता है। ये इसकी कहानी का सार है। वो पंचलाइट जला देता है और उसका सभी जो है दोष माफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी कहानी, इसको आप तैयार कीजिए। दोस्तों ये जो है बहादुर कहानी जो है अमरकांत ने लिखी है। ये एक पहाड़ी बालक की कहानी है जो अपने घर से भाग करके आता है और एक परिवार में मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करता है, और उसे वहां किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, और अंत में वह अपना सारा सामान छोड़ करके वहां से भाग जाता है। तो इसके बारे में अमरकांत जी ने बताया है। देखिए ये जो है ऐसी इस प्रकार लिख देंगे। फिर उसका नाम दिल बहादुर रहता है, तो दिल बहादुर से बहादुर बन जाता है, मतलब उसके नाम के आगे से दिल हटा दिया जाता है। देखिए दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष से एक पहाड़ी बालक है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ बहुत गुस्सैल है स्वभाव से ही। माँ की पिटाई की वजह से वो घर से भागकर एक मध्यम वर्ग परिवार में नौकर बन जाता है, जहां गृह स्वामी निर्मला बड़ी ही उदारता से उसके नाम से दिल शब्द हटा दी है, तो वह उसे बहादुर कहकर पुकारती है। देखो बहादुर के अंदर क्या विशेषता है। परिश्रम एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता का भी पूरा ध्यान रखता है। इतना काम करने के बावजूद भी वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना हंसाना मानो उसकी आदत बन गई है। किशोर की बदतमीजी। किशोर जो है लेखक का बेटा है, वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शानो शौकत तथा रोब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। वह बहादुर को छोटी छोटी लापरवाही पर भी उसे मारता पीटता व गंदी गंदी गाली देता था। बहादुर पिटकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। उसने किशोर जो है कह दिया उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वो रो पड़ता है। देखिए फिर निर्मला के रिश्तेदार आते हैं, तो निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगा दिया जाता है, झूठाई। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा। उसने भी बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बातचीत के दौरान उन्होंने अचानक उन रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए खो जाने की बात कही। बहादुर पर ही शक किया गया। बहादुर ने ना कहने पर उसे डराया धमका और अंत में पीटा भी गया। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। बहादुर के प्रति कठोर व्यवहार। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। वे उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। इससे बहादुर बहुत खिन्न रहने लगा। वह अपने अंदर बेचैनी महसूस करने लगा। बहादुर का घर से भाग जाना, और अंत में बेचारा जो है पीट पिटा करके वह वहां से भाग लेता है। एक दिन उसके हाथ से सिल टूट गई। बहादुर पिटाई के डर से और घर वालों के असभ्य और क्रूर व्यवहार से तंग होकर घर से भाग जाता है। उसके जाने पर सभी
सदस्य जो पश्चाताप करते हैं। तो पहाड़ी बालक की कहानी है, थोड़ा सा आप हेडिंग देखेंगे तो आपके पूरी पूरी कहानी का सारा सबके समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने 2 कहानियां दी हैं, दोनों उनमें से 2 भी आ सकती है, एक तो लाजमी आएगी। प्रिय छात्रों, मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो है ये खंड काव्य आता है, ये अक्षेत्र के हिसाब से है। आपके क्षेत्र में हो सकता है दूसरा हो, जिन बच्चों के क्षेत्र में जो है आलोक वर्ष खंड काव्य, ये उनके लिए है। फिर आगे जो है और बनाएगी, उसमें जो है दूसरे क्षेत्र वालों के लिए भी भेज देंगे। आप तो फिलहाल ये देखिए, आलोक वर्ष खंड काव्य ये गांधी जी के ऊपर है। आलोक वर्ष खंड काव्य की रचना श्री गुलाब खंडेलवाल किसने की है, ये लेखनी से हुई है। इस संपूर्ण खंड काव्य में गांधी जी समग्र जीवन को चित्रित किया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास के साथ साथ गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत भी पूर्णतः प्रतिपादित हो जाते हैं। वस्तुतः गांधी जी को ही आलोक वर्ष के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं। महान और उज्जवल चरित्र। गांधी जी का व्यक्तित्व महान और उज्जवल था। अपने गुणों के कारण ही उन्होंने महामानव पद प्राप्त हुआ। वे मनुष्य होते हुए भी देवतुल्य थे। फिर अगला हेडिंग है अहिंसा और प्रेम के पुजारी। अहिंसा और प्रेम गांधी जी के अमोघ अस्त्र थे। वे शत्रु पर भी इन्हीं अस्त्रों से प्रहार करते थे और अंत में सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। उनका विचार था कि हम अहिंसा द्वारा ही मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। ये पद्यांश लिखना इसमें बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनर देखो, मोटी मोटी चीजें जैसे मैंने लिखी ऐसे ही आप लिखेंगे और ऐसे हेडिंग लिखेंगे, और ये एक आधा पद्यांश भी लिखना जरूरी होता है उसमें। मानवता के मसीहा। फिर मानवता के मसीहा जो है यहां से पढ़ लेंगे। और देखो, जिसने मारा मुझे कौन वह हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता तो एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा। फिर देखिए आगे, आत्मविश्वास से संकल्प की दृढ़ता, ये आप यहां से पढ़ लीजिए। पुरुषार्थी एवं आस्तिक, ये देखिए। और इसमें क्या होगा परिणाम सोच लूं पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, सृष्टा का जो प्रभु करे वही हो। तो इस प्रकार से आप जो 1-2 इसके अंदर जो भी आपको याद हो पद्यांश वो लिख देंगे। फिर सत्याग्रही, लास्ट हेडिंग सत्याग्रही। सत्याग्रह के शब्दकोश में शब्द नहीं दुर्बलता का, पथ का हर व्यवधान बनता सोपान सबलता का। इस प्रकार से हमने देखा। और ये लास्ट में जो है इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गांधी आलोक वर्ष खंड काव्य के नायक हैं। उनका आदर्श चरित्र हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। उनके चरित्र में धीरोदात्त नायक के सभी गुण उपलब्ध है। मानवता के कल्याण में उन्होंने जो योगदान दिया हम सब उनके ऋणी हैं। कवि ने ठीक ही कहा है, महत्ता सबों की क्या भला थी, सभी उस वृंद माझी की कला थी। ये गांधी जी के लिए कहा है। तो इस प्रकार से हमने जो है इस वीडियो में जो है बहुविकल्प प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सभी इसके अंदर हमने देखे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। और ही जल्दी से जो है अच्छी वीडियो और इसका जो पार्ट दूसरा जो है वह भी आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।